95% पेरेंट्स हमारे देश में अभी भी ऐसे हैं जो बच्चे के ऊपर बार बार गुस्सा करते हैं, रोजाना चिल्लाते हैं, और उसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। यानी कि हर एक बच्चा एक टाइम के बाद, चाहे वो 6 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, हर एक बच्चा अलग होता है। कोई बच्चा 6 साल की एज में गुस्से से इम्यून हो जाता है पेरेंट्स के, कोई बच्चा 8 साल की एज में गुस्से से इम्यून हो जाता है, कोई बच्चा 10 साल की एज में गुस्से से इम्यून हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जहाँ पे बच्चों को फर्क पड़ना बंद हो जाता है। अब उसके बाद होता क्या है, पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जेंटल पेरेंटिंग। जेंटल पेरेंटिंग बेस्ट है, परमानेंट रिजल्ट्स हैं, क्योंकि गुस्से से टेम्परेरी रिजल्ट्स मिलते हैं, परमानेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप परेशान हो जाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उस टाइम। लेकिन जेंटल पेरेंटिंग में अगर कभी कभी आपको गुस्सा करना भी पड़ा बाद में, तो आप उसे ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर सकते हो, और बच्चा आपके गुस्से की वैल्यू करेगा, आपकी बात मान लेगा। पेरेंटिंग जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं, यही आज हम समझेंगे विद कोच संदीप, जो एक पेरेंटिंग कोच हैं, और उनसे जानेंगे कि हम पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके टैंट्रम्स को कैसे झेल सकते हैं और खुद से कैसे काम रह सकते हैं। सो चलिए पूरे वीडियो में हम समझें अबाउट lot of things about parenting, and don't forget to subscribe to my channel and like if you love the video. हाय सर हम पूरा इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ, हम पेरेंटिंग के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले जेंटल पेरेंटिंग आता है। Yes. सो व्हाट्स योर टेक ऑन जेंटल पेरेंटिंग? मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। बिल्कुल सर। जब हम जेंटल पेरेंटिंग की बात करते हैं तो अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि ये सुनने में अच्छा लगता है, हाँ। ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, आप इसे बच्चे पे इम्प्लीमेंट करके दिखाओ तो हम माने। और जब मैं पेरेंट्स के इस तरीके के कमेंट्स पढ़ता हूँ या मुझे सामने से आके बोलते हैं तो कभी कभी मुझे हंसी आती है, क्योंकि जेंटल पेरेंटिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हम बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं तो उससे क्या असर पड़ता है, फिर मैं जेंटल पेरेंटिंग के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि 95% पेरेंट्स हमारे देश में अभी भी ऐसे हैं जो बच्चे के ऊपर बार बार गुस्सा करते हैं, रोजाना चिल्लाते हैं, और उसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हमने बचपन से वही देखा है, हमारी पेरेंटिंग उस तरीके की हुई है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स उसी तरीके के बने हुए हैं कि जैसे ही बच्चे ने थोड़ी गलती की या फिर बच्चे से कुछ गलती हुई तो हमें उसके ऊपर चिल्ला देना है, और हमें लगता है कि उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चा डर जाता है और डर के हमारी बात मान लेता है, और हमें लगता है कि ये बड़ी पावरफुल चीज़ है और इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और ऐसे ही हमें पेरेंटिंग करनी है। लेकिन इससे होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब तक हमारा बच्चा 1 साल का होता है तब तक हमें उसके ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चा छोटा है, ना वो इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, आराम से जहाँ पे बिठा दिया बैठा हुआ है। लेकिन जब वो 1 साल से थोड़ा बड़ा हुआ, उसने चलना स्टार्ट किया, अब वो क्या करेगा? लाइट बोर्ड को छुएगा, वहाँ पे जाके स्विचेस को छुएगा, इधर टच करेगा, उधर टच करेगा। तो उस टाइम जब पेरेंट्स परेशान होने लगते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि वो उसके लिए हार्मफुल है, तो उसे मना करते हैं, नहीं मानता है तो डांटते हैं। तो पहली बार जब उसे डांटा तो वो एक बार में आपकी बात सुन लेगा, क्योंकि जब बच्चा डरा, उसे लगा कि मेरी पिटाई हो सकती है, मुझे डांट पड़ सकती है, वो शांत हो गया। तो हमें लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन 2 साल बाद जब बच्चा 3 साल का हो गया तो हमें अपनी इंटेंसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना पड़ेगा, बच्चे के ऊपर और ऊंची आवाज में चिल्लाना पड़ेगा अपनी बात मनवाने के लिए। यानी कि 1 साल की एज में अगर मेरे एक बार बोलने से बच्चा मान रहा था, तो अभी हो सकता है मुझे वॉल्यूम यहाँ से यहाँ करना पड़े और 3 बार चिल्लाना पड़े, तब जाके बच्चा मेरी बात मानेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे धीरे धीरे गुस्से से इम्यून होते चले जाते हैं। फिर बच्चा जब 5 साल का हो गया तो फिर वो मेरे गुस्से से और ज़्यादा इम्यून हो जाएगा, फिर मुझे उसके ऊपर और ज़्यादा चिल्लाना पड़ेगा। फिर जब बच्चा 7-8 साल का हो गया तो हो सकता है उसे फ़र्क ही ना पड़े मेरे गुस्से से, मैं कितना भी गुस्सा कर लूँ वो वही करेगा जो उसे सही लगेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये तो इनका रोजाना का है। यानी कि हर एक बच्चा एक टाइम के बाद, चाहे वो 6 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, हर एक बच्चा अलग होता है। कोई बच्चा 6 साल की एज में गुस्से से इम्यून हो जाता है पेरेंट्स के, कोई बच्चा 8 साल की एज में गुस्से से इम्यून हो जाता है, कोई बच्चा 10 साल की एज में गुस्से से इम्यून हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जहाँ पे बच्चों को फर्क पड़ना बंद हो जाता है। अब उसके बाद होता क्या है, पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो करें क्या? उन्हें लगता है, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि सर, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेरेंट आए, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा 13 साल का है और वो बोलता है कि आपको पढ़ाई करनी है कर लो, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। अब मैं उसकी पढ़ाई नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसकी पढ़ाई करूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसे कैसे हैंडल करूँ।
ना वो पढ़ाई में मन लगाता है, सारे दिन अपनी सिस्टर के ऊपर चिल्लाता है, हमसे भी उल्टा जवाब देता है। तो वो बच्चा गुस्से से इम्यून हो चुका है, अब उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो उस स्टेज में पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद पेरेंट्स धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी बात बच्चा समझ ही नहीं रहा है। और एक पेरेंट ऐसा नहीं है, आप देखोगे ऐसे 50-60% पेरेंट्स हैं हमारे देश में जो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है जेंटल पेरेंटिंग। जेंटल पेरेंटिंग में रिजल्ट्स एकदम से नहीं दिखेंगे आपको, आपने बच्चे को डांटा रिजल्ट मिल गया, धीरे धीरे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं, प्यार से बच्चे को बताते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन राइट। हमें रिजल्ट चाहिए एकदम इमीडिएट, रिजल्ट दिखना चाहिए। हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम 1-2-3 महीना नहीं देना चाहते। लेकिन अगर हम 1-2-3 महीने नहीं देंगे तो उससे आगे चल के हमको ही प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए जेंटल पेरेंटिंग बेस्ट है, परमानेंट रिजल्ट्स हैं। क्योंकि गुस्से से टेम्परेरी रिजल्ट्स मिलते हैं, परमानेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप परेशान हो जाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा उस टाइम। लेकिन जेंटल पेरेंटिंग में अगर कभी कभी आपको गुस्सा करना भी पड़ा बाद में, तो आप उसे ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर सकते हो, और बच्चा आपके गुस्से की वैल्यू करेगा, आपकी बात मान लेगा। एंड महीने में एक बार। एक बार, राइट। हम्म, एंड बहुत लोगों को ये लगता है कि जेंटल पेरेंटिंग मतलब कि बच्चे ने जो बोल दिया वो हमने मान लिया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये ये सबका है। बिकॉज मतलब मेरे को जितने भी बोलते हैं कि आप जेंटल पेरेंटिंग के बारे में बोलते हो, बट उसमें तो हम बच्चे की सारी बातें माननी पड़ती हैं। ये तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, मुझे भी काफी लोगों ने ऐसा बोला है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जेंटल पेरेंटिंग का मतलब क्या है। देखो, जेंटल पेरेंटिंग का मतलब है कि हम बच्चे को प्यार भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और डिसिप्लिन में भी रख रहे हैं, यानी कि डिसिप्लिन विद लव, दोनों राइट। चीजें। अब डिसिप्लिन विद लव कैसे किया जाता है, उसके लिए हमें बाउंड्रीज डिसाइड करनी है कि बच्चे को ये अलाउ है और ये अलाउ नहीं है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने। उसके बाद सारी फैमिली को एक साथ बैठना है, मदर फादर और ग्रैंड पेरेंट्स सबको एक यस। साथ बैठना है, और सबको ये बोलना है देखो बच्चे के लिए ये अलाउ है और ये अलाउ नहीं है। अब बच्चा अगर मदर के सामने जाके ये चीज मांगता है और मदर ने मना कर दिया, और फिर वो रोते रोते फादर के पास आता है, तो फादर को भी उस चीज के लिए मना करना होगा। दादा दादी के पास जाता है तो दादा दादी को भी उस चीज के लिए मना करना होगा। लेकिन अगर किसी ने भी उस चीज के लिए हाँ कर दिया, तो बच्चे के ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अगर मैं रोया तो मम्मी इस चीज के लिए मना करेंगी, तो मेरी दादी मान लेंगी, दादा मान लेंगे, उनके पास जाऊंगा, थोड़ी देर रोऊंगा, वो मेरी बात मान लेंगे। उससे क्या होगा, बच्चा जिद्दी बनता चला जाएगा, डिसिप्लिन नहीं सीख पाएगा, और आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर बहुत सारे पेरेंट्स, जो काफी फैमिलीज में मैंने देखा है, बचपन में 4-5 साल ये किया, उसके बाद जब बच्चा 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है, हाँ, वो राइट। किसी की बात ही नहीं सुन बात ही रहा नहीं है। सुनता। अब बाकी फैमिली के सब लोग क्या बोलेंगे, इसकी मम्मी ने इसको जिद्दी बना दिया। आई एग्री। ये तो बट ये देन तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे समझाएं। बैठ के बात करनी पड़ेगी। अब ग्रैंड पेरेंट्स भी काफी ज्यादा समझदार हो गए हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि 30 साल पहली पेरेंटिंग स्टाइल आज के टाइम में सेम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम के चैलेंजेस अलग थे। उस टाइम पेरेंटिंग सीखने की जरूरत नहीं थी, नहीं। लेकिन आज पेरेंटिंग सीखने की जरूरत है। क्योंकि 30 साल पहले आपने देखा होगा, किसी भी बच्चे को 10-15 साल की एज में डायबिटीज नहीं होता था, फैटी लीवर डिजीज नहीं होते थे, राइट। ठीक है। लेकिन आज तो इतने कॉमन हो गए। पहले ना मोबाइल था, ना इतना ज्यादा टीवी देखते थे, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी लोगों के घरों में। तो उस टाइम की पेरेंटिंग स्टाइल अगर आज सेम टू सेम रेप्लिकेट करोगे, तो प्रॉब्लम आने वाली है। एक पेरेंट ने तो मुझसे बोला कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको बड़ा करने के लिए पेरेंटिंग सीखी थी क्या? हाँ। और दूसरा, हम भी तो ऐसे ही मार खा के ही बड़े हुए हैं। मतलब ये भी मैडम, बहुत बड़ा वो है कि हम भी तो मार खा के एक बड़े हुए काफी हैं। सीनियर ऑफिसर थे, उनकी मदर मुझसे सीख रही थी, सॉरी उनकी वाइफ मुझसे सीख रही थी। हम्म। तो मैंने बोला कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी एग्रेसिव थे। तो जब उनकी वाइफ ने उनसे बात की, तो उनका जवाब था कि मैं बचपन से लेके आज तक खूब पिटाऊं, बेल्ट से पिटाऊं, आज बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ और काफ़ी बड़ी टीम मेरे अंदर काम करती है, मुझे ये सब सिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने उनकी वाइफ से आगे पूछा कि इनका बिहेवियर कैसा है और बाकी लोगों के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि महीने में 1 से 2 बार ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चों की पिटाई करते हैं, रिलेटिव्स के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कोई इनके घर आना नहीं चाहता है, इनकी ईगो बहुत बड़ी है। तो उन्हें लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मेरी पेरेंटिंग इस तरीके से हुई है, मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही पालूंगा। लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही एक नेगेटिविटी उनके अंदर भरी हुई है, ईगोइस्टिक हो गए हैं लोग, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मतलब उन्होंने अपना बेंचमार्क सेट कर लिया कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ, जी,
एंड मतलब बस वही काफी है एंड बिल्कुल मतलब एंड आई थिंक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमारे स्टेटस से कुछ नहीं होता, बिल्कुल हमें बिल्कुल। खुद भी। और मारना मतलब कई पेरेंट्स बोलते हैं हम तो बहुत मार खाते हुए हैं, तो हमने भी मार दिया तो क्या हुआ। इसका मैं बहुत अच्छा रिप्लाई आपको दूंगा। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, राइट। 25 साल पहले या 30 साल पहले, मैं तो मेरा बचपन गांव में बीता है, या फिर बाकी लोग छोटे शहरों में रहते थे, ज़्यादातर लोग बड़े शहरों में बहुत कम लोग रहते थे, या फिर शहरों में भी ऐसा माहौल था कि फैमिलीज बड़ी थी। बड़ी थी, आई फॉर एग्री। एग्जाम्पल, अगर मेरी पिटाई हुई तो मैं क्या करता था, मेरी पिटाई हुई मैं घर से भाग गया बाहर, या हाँ, फिर मैं दादी के पास चला गया, दादा के पास चला गया, कोई और मिल गया, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, मैं दोस्तों के साथ जाके खेलने लग गया। और तो सुना के मुझे, दोस्तों को भी पिटाई मिली है। हाँ, और मुझे 5-10 मिनट बाद पता ही नहीं होता था कि मेरी पिटाई हुई है, राइट याद ही राइट। नहीं रहता था, तो हम भूल जाते थे। लेकिन आज के टाइम में जब हम हमारे बच्चे की पढ़ाई करते हैं, अभी हम यहाँ पे 12th फ्लोर पे बैठे हुए हैं, तो जब हम हमारे बच्चे की पढ़ाई करते हैं, तो हमारा बच्चा अगर 10th फ्लोर पे रह रहा है, 12th फ्लोर पे रह रहा है, अपार्टमेंट्स में सब लोग रहते हैं, तो वो क्या करेगा, अकेले जाके रूम में बैठ जाएगा। फिर वहां पे जब वो अकेले जाके रूम में बैठा हुआ है, तो वो सोचेगा कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं कर रहा है, मुझे तो कोई समझने वाला ही नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वनरेबल सिचुएशन उस बच्चे के लिए हो जाती है, बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो मोबाइल यूज कर रहा है, तो वो अपना मूड सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अब वहाँ पे देखेगा 10 लाइक आ गए, 20 कमेंट आ गए, लोगों ने पूछा कि क्या हुआ आपको, कैसा फील कर रहे हो। फिर वो वहाँ पे धीरे धीरे बात करेगा, वहाँ पे दोस्त बनाएगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि मुझे समझने वाले लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे हैं, ये सोशल मीडिया वाले अननोन लोग मुझे समझ रहे हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा सोशल मीडिया वालों के पास जाके थोड़ा और ज़्यादा क्लोज होता चला जाता है, पेरेंट्स से दूर होता चला जाता है। फिर जब बच्चा 16 साल का होता है, 18 साल का होता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे पास आते हैं कि सर हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता, हमें टाइम ही नहीं देता है, हमें समझना ही नहीं चाहता है। तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपने उसे समझा। हमारी प्रॉब्लम ये है, जिस दिन से हम पेरेंट्स बन गए, हमें सिखाना है सिखाना है सिखाना है, डांटना है डांटना है, सिखाना है समझाना है, लेकिन क्या कभी आपने अपने बच्चे को सुनने की कोशिश की है कि वो क्या फील कर रहा है। तो हमें बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, बच्चे को सुनना पड़ेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब हमारी शादी होने वाली होती है, देखो हमारा बच्चा अलग है, इंडिविजुअल है, उसके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता। राइट। जब हमारी शादी होने वाली होती है, तो हम अपने पार्टनर को बोल बोल के समझते हैं या सुन के समझते हैं। आई एग्री। अगर हमें किसी को समझना है तो हमें उसे सुनना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से हमें हमारे बच्चों को भी समझने की जरूरत है। एक पेरेंट बोल रहे थे कि आप अपने बच्चों को समझने के लिए भी किसी से सीखना पड़ेगा, हर किसी को समझने के लिए सीखना पड़ेगा। बच्चा भी अलग इंडिविजुअल है, बच्चा आपका है लेकिन वो अलग इंसान है, तो आपको उसे समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, एम्पैथेटिक लिसनर बनना पड़ेगा। और जब आपका बच्चा आपसे कुछ बोल रहा है, आजकल आपने देखा होगा इतने क्राइम हो रहे हैं बाहर, स्कूलों में देख लो आप, हर दिन हम न्यूज़ सुनते रहते हैं। यस। तो क्या आपको लगता है कि डायरेक्टली इतना बड़ा क्राइम बच्चे के साथ हो जाता है? पहले भी तो छोटे छोटे क्राइम हो रहे होंगे जब उसने घर पे आके नहीं बताया। एक्चुअली हाँ, मतलब उनको बच्चों को भी तो डर लगता है ना कि अगर मैंने आके यस बताया तो मम्मी मुझे यस डांटेंगी, यस, मम्मी कहेंगी तुमने ये क्यों करने वही क्यों गए वहां पे, ऐसे क्यों किया। वही मैं बता रहा हूँ कि जब पहली बार हाँ। बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ, राइट। बच्चे ने घर पे आके बोला तो आपने सुना ही नहीं, एब्सोल्युटली। उसकी बात खत्म होने से पहले आपने उसे डांट दिया, उसकी गलती निकाल दी। तो बच्चे के ब्रेन को मैसेज गया कि अगर मैं मम्मी से कुछ भी बताऊंगा तो मम्मी मुझे समझने वाली ही नहीं है, तो फिर वो बताना बंद कर देगा। उसके बाद फिर और कुछ और गलत होगा वो नहीं बताएगा, छुपाएगा, कुछ और गलत होगा नहीं बताएगा, छुपाएगा, फिर बाद में जाके उसके बाद कुछ बड़ा हादसा हो जाता है। हमें बच्चों को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक मदर मेरे पास आई थी अभी, तो उन्होंने बोला कि उनकी डॉटर 13 साल की है, और वो किसी के सामने भी जवाब नहीं देती है, अगर कोई भी उसे कितना भी गलत बोले, उसकी गलती निकाल दे जहाँ पे उसकी गलती नहीं है, वो चुपचाप सुन लेती है। और मैं उसकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इनफैक्ट वो रोने लग जाएगी लेकिन बोलेगी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि इस बच्चे की पेरेंटिंग कैसे हुई है अभी तक की, वो आप मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं सिंगल पेरेंट थी, तो मैं बचपन से काफ़ी परेशान रहती थी, और बच्ची मेरे पास अगर किसी चीज़ के लिए आती थी तो मैं उसके ऊपर चिल्ला देती थी, मैं उसे डांट देती थी। तो धीरे धीरे बच्चे की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई कि मैं अगर बोलूं, अपनी बात भी रखूं, तो उसे कोई सुनने वाला ही नहीं। अगर मेरी मदर ही मेरी बात नहीं सुन रही है तो बाहर वाले क्या सुनेंगे। राइट।
तो वो उसका माइंडसेट ऐसा बन गया कि बोलने से कोई फायदा ही नहीं है, वो उसके लिए नॉर्मल हो गया। यानी कि अब मुझसे कोई कुछ भी बोल के चला जाए, मेरे बारे में कैसे भी बात करे, मुझे सह लेना है चुपचाप। अब इस बच्चे की कल को जब शादी होगी, शादी के बाद जब इससे इसका हस्बैंड कुछ भी बोलेगा तो वो चुपचाप सहती सहती रहेगी, रहेगी। वो आवाज़ नहीं उठा पाएगी। ऑफिस में भी अगर इसके कलीग इसके साथ एक्सप्लॉइट करेंगे, वो तब भी कुछ नहीं बोलेगी। तो वो तो, क्योंकि प्रोग्रामिंग बच्चे के ब्रेन की 7 साल की एज तक 90% हो जाती है, पैटर्न्स बन जाते हैं। और जो एक बार पैटर्न्स बन गए वो डिलीट नहीं होते, परमानेंट हो जाते हैं। हम दूसरे पैटर्न्स बना सकते हैं सेम सिचुएशन के लिए। तो पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चे के स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में किस तरीके से उससे बात करते हैं, कैसे उसे प्यार का माहौल देते हैं, या फिर उसके ऊपर गुस्सा करते रहते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा। हाँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही बिल्कुल। पूछने वाली थी कि हम बोलते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो ऐसा क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिससे पेरेंट्स अननोइंगली बच्चे को चाइल्डहुड ट्रॉमा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक मेरे भी सब्जेक्ट था चाइल्ड साइकोलॉजी, और वो ट्रॉमास बच्चों के एंड तक चलते रहते हैं, मतलब वो बिल्कुल बड़े हो बिल्कुल। गए हैं और यस। तब तक वो ट्रॉमास उनके साथ कंटिन्यू रह रहे हैं, और वो डे टू डे लाइफ में भी उनको बहुत इम्पैक्ट करते हैं। एक 35 ईयर्स के सर थे, अभी मुझसे उनकी बात हुई थी। वो बोल रहे थे कि मुझे अभी भी जब मैं वॉशरूम में जाता हूँ और लाइट बंद होती है, मुझे डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, तो मैं भाग आता हूँ बाहर, में नहीं रुक। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब बचपन में बच्चा छोटा था तो उन्हें अंधेरे से डराया जाता था, उनकी मम्मी उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी जब वो रोते थे चिल्लाते थे। फिर हमने उनके साथ काम किया और अभी जाके वो नॉर्मल है। 2-3 महीने हमने उनके साथ काम किया। तो देखो, सभी के घर में ऐसा होता है कि बच्चा जब सो नहीं रहा है या खाना नहीं खा रहा है, सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, शेर आ जाएगा, भालू आ जाएगा, खाना खा लो नहीं तो पुलिस अंकल को दे देंगे। तो हाँ। वो क्या है, एकदम से रिजल्ट मिल रहा है, बच्चा डर गया, रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन वो ट्रॉमा जिंदगी भर उसके साथ रह सकता है। ये तो हुआ एक तरीके का ट्रॉमा। इसके अलावा दूसरे ट्रॉमा ऐसे होते हैं कि अभी जो मैं बात कर रहा था, हमें एकदम से रिजल्ट मिलता है और पेरेंट्स को समझ नहीं आता है, बड़े खुश होते हैं। राइट। मेरी वाइफ भी ऐसा करती थी, मैंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझाया, अभी बंद किया है। बच्चे धीरे धीरे डरने लग जाते हैं, हमें हाँ। बच्चों को डराना नहीं है। अगर अदरवाइज हमारे बच्चों की सेल्फ स्टीम कम हो जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरे तरीके के ट्रॉमा ऐसे होते हैं कि जब बच्चा छोटा है, तो जिस दिन से हमारा बच्चा पैदा हुआ है तो हमें ये समझ लेना है कि हमारे सर के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लग गया है। वो आपका बच्चा नहीं है, वो सीसीटीवी कैमरा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है 24/7। जब वो सो रहा है तब भी वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्या सुन रहा है। उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है उस टाइम। यानी कि 24/7 आपके सर पे एक सीसीटीवी कैमरा है जो आपके बिहेवियर को नोट कर रहा रिकॉर्ड है। कर रहा है। और जैसे कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है, उसी तरीके से हमारे बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। आप हस्बैंड वाइफ किस तरीके से बात कर रहे हो, आप फैमिली में दूसरे लोगों से किस तरीके से बात कर रहे हो, आप टीवी में क्या देख रहे हो, आप मोबाइल में क्या सुन रहे हो, एक एक चीज़ बच्चे के ब्रेन में जा रही है। अब जिस फैमिली में माहौल अच्छा नहीं है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो वो बच्चा सब कुछ देख रहा है। बच्चा बेशक 6 महीने का है, लेकिन वो सब कुछ सीख चुका है, वो अभी बोल नहीं रहा है। जब बड़ा होगा तो सेम चीज़ रिपीट करेगा। और अगर उसने ट्रॉमा देखा है घर में कि उसकी मदर के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो सब कॉन्शियसली सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। कल को अगर वो बेटा है, यानी कि आपका बच्चा है, वो लड़का है, तो कल को जब घर से बाहर जाएगा तो दूसरी गर्ल्स के साथ भी ऐसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल है, वही उसने घर में सीखा है। कल को किसी फीमेल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जाएगा, उसके साथ भी वैसे ही बिहेव करेगा। कल को शादी होगी, उसके साथ भी वैसे ही बिहेव करेगा। एंड ट्रस्ट मी, 25-30 साल बाद जब हमारे बच्चों की शादी होगी, उस टाइम कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसे पार्टनर के साथ रहना पसंद नहीं करेगा जो उसकी रिस्पेक्ट ना करता हो, जो उसको एब्सोल्युटली। ना सुनता हो। तो आज का आपका बिहेवियर, बच्चा आपका 6 महीने का, 1 साल का है, आपको 25 साल बाद आपके बच्चे को अकेला रख सकता है, क्योंकि वो सारी प्रोग्रामिंग उसकी हो चुकी है। अभी वो जो ट्रॉमा आप उसे दे रहे हो वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो 25 साल बाद दिखाएगा। किसके साथ? अपने पार्टनर के साथ। सेम चीज़ होती है अगर आपकी बेटी है, गर्ल चाइल्ड है, उसके साथ। अगर मम्मी एग्रेसिव है, अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट नहीं करती है, तो सेम चीज़ नॉर्मल हो जाएगी उसके लिए जब वो बड़ी होगी, क्योंकि वो ही उसने सीखा है घर में। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, बच्चे की रेस्पेक्ट करो। बच्चे की रेस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी लोगों एक को, इंडिविजुअल है। हाँ, लोगों को लगता है छोटा है, इसकी क्यों रेस्पेक्ट करें।
फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, किसी का गुस्सा, घर में रिश्तेदार आ गए, उनके लिए खाना बनाना पड़ रहा है, उसका गुस्सा बच्चों बच्चे पे निकाल दिया। यस, राइट। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वीकेंड पे मूवी जाएंगे, लेकिन वो किसी और काम में बिजी हो गए, बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, उसका गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया। हमें तो लगता है कि सबका गुस्सा मतलब या फिर तो मतलब बच्चे पे निकलता है या फिर बिल्कुल हमारे से वो नीचों पे। गलत है। बच्चे की भी रेस्पेक्ट करो, यस। बच्चे के सामने दूसरे लोगों की भी रेस्पेक्ट करो, तभी बच्चा बड़ा होके आपकी रेस्पेक्ट कर पाएगा। अब आप खुद सोचो, बच्चे के सामने हस्बैंड वाइफ की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब बच्चा बड़ा होके कैसे आपकी रेस्पेक्ट करेगा? रेस्पेक्ट दो तरीके की होती है। एक होती है कि आप डरा के धमका के बच्चे से रेस्पेक्ट करो, बच्चा करेगा, लेकिन वो तब तक करेगा जब तक आपके साइज का नहीं हो सकता। जैसे ही आपके साइज का हुआ, वो आपकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देगा। दूसरी रेस्पेक्ट होती है जब आप बच्चे को रेस्पेक्ट देते हो तो बच्चा दिल से आपकी रेस्पेक्ट करता है, और फिर वो पूरी लाइफ आपकी रेस्पेक्ट करेगा, हमेशा प्यार से आपसे जुड़ा रहेगा। आजकल मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि बूढ़े माता पिता को लोग अकेला छोड़ के चले जाते हैं, उनके 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, हाँ। फिर भी उन्हें अकेले रहना पड़ रहा है। क्यों? लोगों को लगता है कि हमने तो बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग में मार खाई है। हमें दूसरी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि आजकल कितने नंबर ऐसे बढ़ गए हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स को अकेले रहना पड़ रहा है। उसका रीज़न किसी ने पता करने की कोशिश की है? अटैचमेंट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है। एग्री। तो बॉन्डिंग क्यों नहीं है? मदर की तो हमेशा रहती है बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों की मदर के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि बचपन में वो कनेक्शन नहीं बन पाया। और जब एक बार कनेक्शन बन जाता है, आप अपने बच्चों की रेस्पेक्ट करते हो, तो बच्चे भी लास्ट मोमेंट तक आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपसे कनेक्टेड रहते हैं और हमेशा आपसे प्यार से जुड़े रहते हैं। राइट। वैसे मैं एक आपको अपना भी एक इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी। हम लोग का एक मीट एंड ग्रीट था मॉम ब्लॉगर्स का, से 2 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे सब बच्चे भी आए हुए थे, रेस्टोरेंट था एंड सब बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। तो उनका मैनेजर आया कि आप अपने बच्चों को एक जगह पे बिठा लीजिए एंड हमें नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ तोड़ देंगे, कुछ कर देंगे। तो मैंने उनको बिठाया एक जगह पे, बट बच्चे तो बच्चे हैं। तो उनका मैनेजर आके डरा, मैं पुलिस वाले को बुला लूंगा अगर आप आए हटे नहीं। तो मेरी डॉटर रोना शुरू हो गई, मम्मी पापा, मम्मी ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम इसको बुला देंगे अगर आप लोग बैठे नहीं तो। मैं उसके पास गई, मैंने कहा आपको पता है कि बाहरले देश में, ठीक है, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, वेस्टर्न कल्चर में स्पेशली बताया जाता है कि यू शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ पुलिस। अगर आप किसी से भी, आपको कोई भी तंग कर रहा है, इवन आपके फैमिली मेंबर भी आपको तंग कर रहे हैं ना, तो आप पुलिस को कंप्लेंट करिए, आप पुलिस के पास जाइए। और हम उनको उल्टा डरा रहे हैं। मतलब कि नेक्स्ट टाइम अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हुई, कहीं भी फंस गया वो, तो वो तो कभी भी पुलिस के पास जाने से ही घबराएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यस यू आर राइट। मतलब आप ये क्या उनको समझा रहे हैं और क्या उनकी कंडीशनिंग कर रहे हैं। एंड जो मैंने उनको बोला तो दे वर लाइक सॉरी सॉरी, बट आप देखिए, आप हमारे बच्चे हो, मतलब they were not यहाँ able से to accept it। यहाँ से एक पॉइंट और निकलता है कि बेसिक चाइल्ड साइकोलॉजी ये बोलता है कि बच्चे 6-7 साल की एज तक ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते, राइट। तो हमें उन्हें बिठाना क्यों है? उनको खेलने दो। आप मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा बड़ा शैतान है, उसको कहीं ले जाओ, बैठता ही नहीं है शांति से। क्या बच्चा है, वो बैठेगा ही क्यों? अगर वो शांति से बैठेगा ना तो वो आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपको हाँ, लगेगा कि वो नॉर्मल नहीं है। तो मैंने उनसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहता है, अच्छा आप मुझे एक बार बताओ, आपको कैसा बच्चा चाहिए? जो हमेशा एक जगह बैठा रहे, या फिर जो मस्ती करता रहे? राइट। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉब्लम वहां है, अगर वो एक जगह शांति से बैठ गया वो प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा नॉर्मल है, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है। और हम ये टैंट्रम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यस बहुत बच्चे बहुत ज्यादा स्टबर्न हो चुके हैं। यस 3 साल के बच्चे हैं, उन्हें पता है कि मैंने रोना और मेरे को टीवी मिल गया, मैं रोया मुझे चॉकलेट मिल गई। मतलब ये उनका पैटर्न बन चुका है। उनको पता है कि उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, यस। उन्हें पता है कि मैं कितनी देर तक रोऊंगा कि मेरी बात मानी जाएगी। देखो, एंड बच्चे को, जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो फुल ऑफ इमोशन एंड लव एंड हैप्पीनेस, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता होता। उसे इतना पता होता है कि अगर मैंने सुसु की है तो भी मुझे रोना है, मुझे भूख लगी है तो भी मुझे रोना है, मुझे गर्मी लग रही है तो भी मुझे रोना है। यानी कि वो रो के अपने इमोशंस को राइट। बताता है अपने पेरेंट्स को, कि मुझे अपने इमोशंस को रिलीज करता है और बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। बच्चे को नहीं पता जिद क्या होती है, गुस्सा क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता।
लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे 1 साल का होता है तो वो गुस्सा करना सीख जाता है, जिद करना सीख जाता है। कैसे, इसको समझने की जरूरत है। न्यूरल कनेक्शंस बहुत कम होते हैं जब बच्चा पैदा होता है। राइट। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भी ऑलमोस्ट बहुत कम होती है। तो बच्चा देख देख के सीख रहा होता है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि वो सीसीटीवी कैमरा है, वो सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा है और डेटा उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है। तो बच्चे ने किसी चीज़ के लिए फॉर एग्जाम्पल मांग रहा है वो, तो बच्चा अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, रो के। राइट। तो पेरेंट्स ने उस चीज़ को नहीं माना, लेकिन वो रोने लग गया। तो रोने के बाद तुरंत मान लिया। अब बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल गया कि अगर मैं रोता हूँ तो मेरी बात मान ली जाती है। अब पहली बार हो सकता है वो 5 मिनट रोया हो और उसकी बात मान ली गई हो, तो वो एक पैटर्न बन गया उसके ब्रेन में कि मैं अगर रोऊंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी, यानी कि पॉजिटिव एसोसिएशन हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद करेगा, फॉर एग्जाम्पल टीवी के लिए, उसने टीवी देखना है, अब पहले से ऑलरेडी एक पैटर्न है कि जब मैं रोऊंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी, और वो 5 मिनट उसने ऐसा किया था, लेकिन वो पॉजिटिव एसोसिएशन था क्योंकि बात मान ली गई थी। तो इस बार बच्चा 10 मिनट 15 मिनट तक रोता रहेगा, राइट। रोता रहेगा। और क्योंकि एक पॉजिटिव एसोसिएशन हो गया तो हमें लगेगा बच्चा 10 मिनट से रो रहा है, 15 मिनट से रो रहा है, हम इसकी बात मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमने दूसरी बार उसकी बात मानी तो वो पैटर्न जो था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। यानी कि एक लाइन पहले खिंची हुई थी, अब एक लाइन उसके ऊपर और खिंच गई। बच्चा समझेगा मुझे 10-15 मिनट रोना पड़ेगा। थर्ड टाइम वो आधा घंटा रोने के लिए तैयार है, और फिर आपने उसकी बात मानी, एक लाइन और स्ट्रांग खिंच गई। यानी कि जितनी बार आप उसकी बात मानोगे वो पैटर्न स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ था, थोड़ा सा रिसर्च के बारे में बताता हूँ, फिर इसे आगे कंटिन्यू करूंगा। यस। कि चूहे को पानी में डाला गया, ओके। और उसे छोड़ दिया गया कि तैरो, आप कितनी देर तैर सकते हो। तो पहली बार चूहे ने गिव अप करने से पहले लगभग 15 मिनट तक कोशिश की, उसके बाद उसने गिव अप कर दिया, लेकिन उसे जैसे उसने गिव अप किया निकाल लिया गया बाहर। अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव एसोसिएशन। रेड को पॉजिटिव एसोसिएशन हो गया कि कोई मुझे बचा लेगा। नेक्स्ट टाइम 2-3 दिन बाद उसे फिर से पानी में डाला गया। इस बार वो लगभग 2 दिन तक गिव अप नहीं किया, कोशिश करता रहा, क्योंकि उसके ब्रेन में ये मैसेज जा चुका था कि कोई ना कोई आएगा, पॉजिटिव एसोसिएशन हो चुका था जो मुझे बचा लेगा। ठीक उसी तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम करता है। जब उसके ब्रेन को मैसेज चला गया कि मेरी ये बात मान ली जाएगी मेरे रोने से, तो हो सकता है पहली बार वो 5 मिनट रोया, अगली बार वो 5 घंटे तक रोता रहेगा कि मेरी बात मान ली जाएगी, कोई ना कोई तो मेरी बात मान लेगा। वही जो मैंने बताया कि अगर मम्मी डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश कर रही है, किसी चीज़ के लिए मना कर रही है, बच्चा दादा दादी के पास चला गया या पापा के पास चला गया और वही चीज़ मांगी और वो दे दी, तो बच्चा समझ गया कि मैं रोऊंगा, मम्मी मना करेंगी तो ये लोग मान जाएंगे। 10 मिनट में नहीं मानेंगे, 20 मिनट में मान जाएंगे, 20 मिनट में मानेंगे, 30 मिनट। तो धीरे धीरे जितना वो पैटर्न स्ट्रांग होता जा रहा है, बच्चा जिद्दी बनता जा रहा है। जितनी आप बच्चे की जिद मान रहे हो, बच्चा जिद्दी बनता जा रहा है। तो फिर अब बच्चा तो जिद्दी बन गया, अब क्या करें। यस। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक पैटर्न तो बन गया कि जब मैं रोऊंगा मेरी बात मान ली जाएगी। अब आपको नया पैटर्न बनाना है कि मैं चाहे कितना भी रो लूं मेरी बात नहीं मानी जाएगी। अब वो कैसे बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रांग होने की जरूरत है। जब बच्चा पहली बात तो आप सारे लोग मिलके फैमिली वाले डिसाइड करोगे कि बच्चे की जिद के सामने झुकना नहीं है, किसी को भी नहीं झुकना है। लेकिन हम प्यार के चक्कर में हमें लगता है बच्चा रो रहा है, क्यों रोने दें। पहले बच्चे 5-6 हुआ करते थे, कोई ध्यान भी नहीं देता था, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता था। आजकल एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, बच्चा जरा सा रोया तुरंत उसकी सारी बात मान ली। बिल्कुल। लेकिन वो गलत है। तो अभी हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ आपको 10-15 दिन प्रॉब्लम होगी, एक हफ्ते में भी काम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10-15 दिन प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो आप क्या करोगे, अगर आपका बच्चा छोटा है, सबसे पहले आप शांत रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शांत रहोगे। यूजुअली होता क्या है, जैसे ही बच्चे ने रोना स्टार्ट किया, जिद करना स्टार्ट किया, तो हम भी उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। हम उससे ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। वो बच्चा है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने इमोशंस को रिलीज कर रहा है गुस्से के फॉर्म में, टेंट्रम्स के फॉर्म में। लेकिन हमारे पास तो ऑप्शंस हैं, हम तो बच्चे नहीं है, हमारे पास तो शांत रहने का भी ऑप्शन है, गुस्सा करने का भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, शांत रहना है। शांत क्यों रहना है, बच्चे के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। आप ऐसे समझ लो कि आप शीशे के सामने खड़े हुए हो, आप जो करोगे बच्चा वही करेगा। मैंने चिल्लाया, बच्चा और ज्यादा चिल्लाएगा, फिर मैं और ज्यादा चिल्लाऊंगा, बच्चा और ज्यादा चिल्लाएगा, ड्रामा चलता रहेगा, खत्म नहीं होने वाला। तो अगर आप चाहते हो कि ये ड्रामा खत्म हो, बच्चा शांत हो जाए,
तो आपको शांत रहना है। शांत रहने के क्या फ़ायदे हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, या आपने सोचा है कि आज तो मुझे लड़ाई करनी है, आप किसी बात पे गुस्सा हो उनसे। वो जैसे ही घर पे आए, आप उनके ऊपर चिल्लाने लग गए, तो वो या तो शांत रह सकते हैं या फिर वो भी आपके ऊपर चिल्लाने लग सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो शांत रहेंगे तो आप थोड़ी देर में अपने आप शांत, अपने आप शांत। लेकिन अगर वो भी चिल्लाने लगेंगे तो लड़ाई बढ़ जाएगी। हो सकता है 10-15 दिन उसके बाद आपकी बात भी ना हो। एग्री। तो हमें क्या करना है? शांत रहना है बच्चे के सामने। अब बच्चा क्या देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स शांत है, डीप ब्रीथ करना है और शांत रहना है एकदम। जब बच्चा देख रहा है शांत है, मिरर न्यूरॉन है, तो बच्चा सबकॉन्शियसली आपको कॉपी कर रहा है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि जब बच्चा, आप शांत हो उस टाइम, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे हग कर लो, इम्पैथी दिखाओगे। बच्चे को इम्पैथी दिखाना जरूरी है, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना जरूरी है कि हाँ आप रो रहे हो, आई नो बेटा, आई अंडरस्टैंड आप कैसा फील कर रहे हो, मुझे पता है। सपोर्ट नहीं करना है, अपोज नहीं करना है, बच्चा जिस चीज के लिए जिद कर रहा था सिर्फ उसे इम्पैथाइज करना है, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। यस आई नो बच्चा, आई अंडरस्टैंड आप कैसा फील कर रहे हो। उसके सर पे हाथ फिराओ, हक करो। थोड़ी देर में बच्चा शांत हो जाएगा। हो सकता है पहली बार में 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, कोई बात नहीं, आप एकदम शांत रहोगे। बच्चा अगर बड़ा है, 12 साल का है, 15 साल का है, तो आप उसके पास बैठ जाओगे, आप उसके सर पे हाथ फिरा सकते हो, आप उसका हाथ पकड़ सकते हो। बच्चे को ये फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शांत हैं और वो मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। आपको उन्हें ये मैसेज देना है, आई नो बच्चा आप क्या फील कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ। जब बच्चे को ये क्लियर होगा तो बच्चा शांत हो जाएगा। और देखो, गुस्से में बच्चे का लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है। 2 तरीके के ब्रेन होते हैं बच्चों के समझने के लिए, एक इमोशनल ब्रेन होता है, एक लॉजिकल ब्रेन होता है। और जब बच्चे गुस्सा कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, जिद कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उनका इमोशनल ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, लॉजिकल ब्रेन बंद हो चुका होता है। हम बड़े भी जब गुस्सा करते हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता है, हमें उस टाइम कोई भी आके समझाए हमें समझ नहीं आता है। एग्री। तो हमें क्या करना है? बच्चे से उस टाइम इमोशनली कनेक्ट करना है। और जैसे ही आप इमोशनली कनेक्ट करते हो, बच्चे का लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है। अब आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब बच्चे का लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो गया, तब आप बच्चे को लॉजिक के साथ बताओगे कि आपने बच्चे की बात क्यों नहीं मानी। उस टाइम बच्चा समझेगा, रोते वक्त नहीं समझेगा। रोते वक्त तो अगर आप उसे समझा रहे हो तो आप दीवार में सर मार रहे हो। जब सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, उसका लॉजिकल ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप अपना गुस्सा बढ़ा रहे हो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहे हो, और फिर बोल रहे हो इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए बच्चे के ब्रेन के बारे में समझो कि बच्चे का ब्रेन किस तरीके से काम करता है। उस वक्त 3 स्टेप है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एकदम शांत रहना है आपको, राइट। बच्चे की फीलिंग्स को एम्पैथाइज करना है, वैलिडेट करना है, उसको आप हक कर सकते हो, उसके सर के ऊपर हाथ फिरा सकते हो। अगर बच्चा बड़ा है तो उसके साथ बैठ के डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। फिर बच्चा शांत हो जाएगा क्योंकि आप शांत हो। और जब बच्चा शांत हो जाएगा, उसके बाद आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, इमोशनली जब आपसे कनेक्ट हो जाए, जब उसका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाए, तब प्यार से डांटे बिना आप उसे समझाओगे कि बेटा मम्मा ने आपकी बात क्यों नहीं मानी। और उसके बाद आपको क्या करना है? उस बात को एक स्टोरी फ्रेम करनी है अपने बचपन की। स्टोरी से बच्चे बहुत जल्दी से समझते हैं। जिस चीज के लिए बच्चा जिद कर रहा था उससे रिलेटेड आप कोई भी स्टोरी फ्रेम कर लो कि बेटा जब मम्मा छोटे थे, मैं अपनी डॉटर के साथ ये करता हूँ, वो एकदम समझ जाती है। मैं बहुत स्टोरीज बताता हूँ उसे, और अपनी गलतियों की स्टोरी बताता हूँ कि मैंने कैसे गलती की और कैसे सीखा। राइट। तो उससे बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ हम ही गलतियां नहीं कर रहे हैं, हमारे पापा ने भी गलतियां की हैं, हमारी मम्मी ने भी गलतियां की हैं। तो वो सीखते हैं उससे, और उन्हें बड़ा मजा आता है इंटरेस्ट लेके। फिर हम उन्हें सिखाते हैं तो कहते हैं अच्छा पापा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ। और वो स्टोरीज ना उनके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं, और बच्चे और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, जब हम तुम्हारी एज में थे ना, हमारे पास लाइट भी नहीं थी पढ़ने के लिए, एब्सोल्युटली। हमारे या पास ये फिर भी नहीं अगर, था। हाँ, या फिर तो अगर बहुत ज्यादा बच्चा एक चीज के लिए रो रहा है, फॉर एग्जांपल टीवी के लिए रो रहा है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चॉकलेट दे देंगे। मतलब हाँ, कुछ ये ना कुछ ऐसे कर ये देंगे। एक ऐसी चीज है, मतलब जिससे बच्चे के टेंट्रम्स बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। यानी कि हम, हमारे पास रात को 11 बजे फॉर एग्जांपल बच्चा रो रहा है और वो आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा है। अब आइसक्रीम तो उसे दिला नहीं सकते रात को 11 बजे, तो बोलेंगे बेटा आप चुप हो जाओ, एक काम करो फ्रिज में चॉकलेट रखी है, चॉकलेट आपको दे देते हैं। तो बच्चे के ब्रेन को क्या मैसेज गया?
मेरी पसंद की कोई ना कोई चीज तो तो मिल ही मिल ही जाएगी जाएगी, मुझे, बस। इसलिए टेंट्रम्स बढ़ते हैं। तो ये नहीं करना है। अगर बच्चा किसी चीज के लिए मना कर रहा है और वो चीज सही नहीं है, तो स्ट्रिक्टली बच्चे को बोलना है कि बेटा ये आपको अलाउड नहीं है, आप ये सिर्फ संडे को ही खा सकते हो। उसके बाद अगर बच्चा रोता है तो रोने दो, लेकिन उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। आई नो बेटा आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, मम्मा को भी बहुत पसंद है, लेकिन हम चॉकलेट नहीं खा सकते। बस आप उसकी फीलिंग्स को अच्छा। वैलिडेट करो, उसको बोलो कि हाँ मुझे पता है आपको बहुत पसंद है, आपको बहुत प्यार है चॉकलेट से, लेकिन हम अभी नहीं दे सकते बेटा, हम संडे को ही दे सकते हैं। Alright. कि कनेक्ट कैसे करें? आपने कनेक्ट बार करना बार है। वो बोला है कि बच्चों से कनेक्ट करो। यस अब ये यस यस कनेक्शन, यस, हम स्ट्रॉन्ग वेरी कनेक्शन इंपॉर्टेंट, कैसे वेरी बनाएं? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, हमने 10 मिनट हक करा या 5 मिनट बच्चे से बात बैठ के बात कर दी, मतलब दैट इज मोर देन इनफ फॉर द लेकिन वो बात कनेक्शन। क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। मैं वो तो हम पेरेंट्स कभी से बात ही नहीं करते। मैं वो तो हम कभी। मैं पेरेंट्स से बोलता हूँ कि आपको 30 मिनट कम से कम बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। हम्म, अब वो कहते हैं हम तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारा कनेक्शन वीक है बच्चे के साथ, बच्चा फिर भी हमारी बात नहीं मान रहा है। तो देखो बच्चे हमारी बात मानते क्यों हैं, पहले हम इस बात को थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि बच्चे हमारी बात मानते क्यों हैं और क्यों नहीं मानते। बच्चे हमारी बात मानते हैं मतलब वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब हम्म, अगर मैंने बच्चे को बिठाया है, मेरा बच्चा 5 साल का है, मैंने बोला बेटा आपको होमवर्क करना है। right, अब मैंने उसकी नोटबुक खोल के दे दी, उसके हाथ में पेन दे दिया, उसको बिठा दिया। अब वो पेन से लिखना स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा वो उसकी इच्छा है। agree, अब मैंने उसको डांट लिया, मैंने उसकी पिटाई कर ली, मैंने उसे चॉकलेट भी दे दी, मैंने उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ भी दे दी, मैंने उसे ये भी बोला कि मैं आपको घुमाने के लिए ले जाऊंगा। बच्चा नहीं लिख रहा है। हम्म, यानी कि लिखना है या नहीं लिखना है वो बच्चा डिसाइड करेगा। और बच्चा कब डिसाइड करेगा? जब हमारा उसके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, वो कोऑपरेट करेगा हमें। और कोऑपरेट तभी करेगा जब कनेक्शन स्ट्रांग है। तो वो कनेक्शन स्ट्रांग कैसे बनेगा? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ले लेते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपका कनेक्शन स्ट्रांग कब बनता है? जब बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो 24/7 साथ तो रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, साथ में बैठ के दूसरे की फीलिंग्स को वैलिडेट करने के लिए तैयार नहीं है। agree, तो आप साथ में रहना और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना दोनों अलग चीजें हैं। आप बच्चे के साथ 24/7 हो, लेकिन आपने क्वालिटी टाइम कितना दिया है बच्चे को? जब आपने बच्चे के मन की चीज की है, जो बच्चे को पसंद है वो किया है। हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं वीकेंड पे या कभी, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो हमारे मतलब की बात करते हैं, राइट, हमें उनके साथ मजा आता है। तो हमें बच्चों के साथ क्या करना है? हमें बच्चों की एज में जाना है। अगर बच्चा 3 साल का है तो ये जानने की कोशिश करना है कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है। अगर मेरी डॉटर 2.5 साल की है, वो रात को सोती नहीं है जब तक मैं घोड़ा बन के उसको अपने ऊपर बिठाऊं ना, जंप ना कराऊं। मेरे बच्चों के साथ भी यही है। हाँ तो वो सोती नहीं है, वो लाइट जला देगी, बोलेगी अभी हमारा ये वाला टास्क रह गया। दूसरा, वो मेरे साथ उसका फेवरेट सॉन्ग है फिर और क्या चाहिए, वो मेरे अच्छा, साथ मेरी गोद में आके डांस करती है डेली सोने से पहले। तो हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें करनी ही करनी है, जो उसे बहुत पसंद है। अब मुझे पसंद है या नहीं है उस बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरी डॉटर को क्या पसंद है मैं वो करूँगा। मैं कितना भी थका हुआ हूँ, मैंने कितना भी काम किया है, लेकिन मेरी डॉटर को मुझे आधा घंटा देना है रात को सोने से पहले, तो देना है। मेरी बॉन्डिंग और कनेक्शन उसके साथ इतना स्ट्रांग है कि मदर के साथ भी नहीं है। जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो सबसे पहले मैं उसे गोद में उठाता हूँ, हक करता हूँ, और कम से कम 15 मिनट मैं उसके साथ रहता हूँ। तो वो सारा बताती है मुझे, एक एक चीज़ कि आज दिन में क्या हुआ, बिना बताए बिना पूछे बताती है। और जिस जिस चीज़ के लिए मैंने उसे मना किया हुआ है तो वो बताती है कि पापा आज मैंने थोड़ा सा वो खाया, थोड़ा सा चॉकलेट खाया, थोड़ा सा आज मैंने बिस्किट खाया, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं खाया, मुझे नानी ने खिलाया। उसे पता है पापा मना करते हैं नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना है, लेकिन नानी ने कहा, वो झूठ नहीं बोलती, बता देती है, तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। वो सारे दिन की बातें बताती है। तो जब आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, क्वालिटी टाइम का मतलब है कि आपको पता करना है आपके बच्चे को क्या पसंद है, फिर वो ही आप अपने बच्चे के साथ करो, सिर्फ आधा घंटा। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं सर यही करते रहेंगे तो हमारा बच्चा होमवर्क कब करेगा, पढ़ाई कब करेगा। एंड दूसरा, मतलब मैंने बहुत ज्यादा देखा है, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड तो कर रहे हैं, पेरेंट्स मोबाइल लेके सामने बैठे हैं, हाँ बच्चा टैब पे है, साथ में ही तो बैठे हैं हम मतलब बच्चे को टाइम तो दे रहे हैं ना, बच्चे के साथ ही तो बैठे वही हैं। वही मैंने बताया कि अच्छा मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर कि हम इसमें एम्पैथेटिक लिसनिंग भी आता है क्वालिटी टाइम में, कि हमें हम्म, बच्चे को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आजकल हम दूर होते जा रहे हैं, मतलब पास हैं, पास बैठे हैं लेकिन बहुत दूर हैं। बहुत हमें पता नहीं है कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। हमारे देश में इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं हर साल, अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो 25 से 30 हज़ार का डेटा आएगा। उसमें से कुछ आपको रिकॉर्ड्स में मिलेंगे, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड्स हैं। तो कभी ये पता करने की कोशिश की है कि बच्चा ऐसा क्यों कर, पेरेंट्स ने कभी ये सोचा है? डिप्रेशन के बाद सुसाइड की स्टेज बहुत बाद में आती है, कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता है जब जाके कोई बच्चा सुसाइड करेगा, एक दिन में नहीं करता। आपका बच्चा आपके साथ बैठा है, आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, आपको पता ही नहीं है उसके अंदर क्या चल रहा है। तो इससे बुरी सिचुएशन क्या होती है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को समझ ही नहीं पा रहे। आप साथ में रह के भी बच्चे की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे। आपको फेस देख के समझ आना चाहिए कि बच्चे के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, आज कुछ तो गलत हुआ है इसके साथ। वो कैसे समझ आएगा? जब आप अपना मोबाइल साइड में रखोगे, सारी चीज से, सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को साइड में करोगे और बच्चे के साथ में बैठ के उसको सुनोगे कि बेटा आज आपका दिन कैसा रहा। आप बताओगे कि आपका दिन कैसा रहा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा स्कूल से आया तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्या किया हाँ, आज स्कूल में, तो पेरेंट्स क्या क्या करेंगे? पढ़ाई करी, लंच फिनिश किया या फिनिश नहीं किया किया? है। अच्छा, वापस क्यों ले आए? हाँ, होमवर्क क्या मिला है? टीचर ने क्या पढ़ाया है? पर ये 3-4 पेट तो क्वेश्चन हमें क्या करना है? बच्चा आया, बच्चे को हक करना है, बेटा मम्मा ने आपको बहुत मिस किया, ठीक है, वेलकम होम, पानी पियो, थोड़ा रेस्ट करो। अब बच्चे से बात करो कि बेटा आज मैंने आपको बहुत मिस किया, आज आपका दिन कैसा रहा, आपने मम्मा को मिस किया या नहीं किया, या फिर आज आपको कभी कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको मम्मा के साथ शेयर करना है। मम्मा हैं आपके साथ, मम्मा आपको डांटेंगी नहीं, जज नहीं करेंगी। यानी कि बच्चों को ये मैसेज जाना चाहिए कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मम्मी पापा दोनों ही ऐसे बने, दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो बच्चे को जज किए बिना बच्चे की बात सुने, बच्चे को डांटे ना। क्योंकि अगर आप बच्चे के ऊपर चिल्लाओगे, डांटोगे उसी टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाना है, बच्चे को समझाना भी जरूरी है, डांटना भी जरूरी है, लेकिन जब बच्चा आपको कुछ बता रहा है उस टाइम मत डांटो, उस टाइम उसको बीच में रोको ना, टोको ना, उसकी बात खत्म होने दो। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे बताने की कोशिश करता हूँ कि एक बच्चा स्कूल से आया। अब स्कूल से आने के बाद उसने बोला कि मम्मा मैंने होमवर्क, मतलब जब टीचर बोर्ड पे लिख रहे थे तो मैंने अपने फ्रेंड की नोटबुक से कॉपी किया। राइट। उसने सिर्फ इतना ही बताया, मैंने बोर्ड से कॉपी नहीं किया। ये रियल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ किसी पेरेंट की। तो उन्होंने इतना सुना, उसके बाद अपने बच्चे को डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, दूसरे की नोटबुक से कॉपी नहीं करते हैं, आपको बोर्ड से ही कॉपी करना चाहिए था, ऐसा आगे से मत करना, गलत होता है। बच्चा आगे कुछ बोल नहीं पाया, बच्चा डर गया, छोटा है। अब अगले दिन भी बच्चे ने वहीं से कॉपी किया क्योंकि बच्चे को बोर्ड पे दिख नहीं पा रहा था ठीक से। स्पेक्स मतलब हाँ आई चेकअप। हाँ, लेकिन बच्चे ने नेक्स्ट डे भी घर पे आके नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि मुझे डांट पड़ जाएगी। अब यही सेम सिचुएशन अगले 6 महीने तक चलती है। अब बच्चे की आंखें बहुत ज़्यादा खराब हो, तब जाके मदर को पता चला कि उसका जो नंबर है वो 3 हो चुका है। अब आप सोचो, अगर उसी दिन आप बच्चे की बात सुन लेते, समझ लेते, फालतू का ज्ञान बीच में ना देते, तो आपको उसी दिन पता चल जाता। हमें बच्चे को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें सुनना होगा बच्चे को, और बीच में ना रोकना है, ना टोकना है, ना फालतू का ज्ञान देना है। ठीक है बेटा, बच्चे की बात सुनो। हमें लगता है हम बड़े हैं क्या, बच्चा छोटी छोटी बातों को लेके आ गया है। अब बच्चे की प्रॉब्लम तो यही है, बच्चे की प्रॉब्लम इन्फ्लेशन थोड़ी ना है, बच्चे की प्रॉब्लम इकोनॉमी थोड़ी ना है। बच्चे की प्रॉब्लम तो बच्चे की एज के होंगे ना। तो हमें बच्चे की एज में जाके उन्हें सुनना पड़ेगा कि बच्चा आप क्या फील कर रहे हो। और जब हम भी बड़े हुए हैं तो देखो, जब हम स्कूल में थे तो हम छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाया करते थे। फिर जब हम कॉलेज में गए तो हम अपनी स्कूल की बातों को सोच के हंसा करते थे कि बिल्कुल। क्या यार, मैं छोटी छोटी छोटे चीज़ें के लिए से परेशान हो जाया करता था। सेम चीज़ें जब शादी के बाद कॉलेज की बातों को लेके हंसते थे। तो हर एक बच्चे की प्रॉब्लम अलग है, उसकी एज के अकॉर्डिंग हमें समझना होगा कि उस एज में अपने आप को बच्चे की एज में लेके जाओ, उस एज में बच्चे को क्या ज़रूरत है। और उस एज में भी 30 साल पहले की एज में नहीं, आज की एज में क्या ज़रूरत है, क्योंकि अब टाइम बदल चुका है। टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर नहीं रख सकते। अभी कुछ दिनों पहले स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा था कि आंखों पे पट्टी बांध बांध के और ब्लेड लगा लगा के दिखा रहे थे हाँ हाँ, तो कि मोबाइल कितना से। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वायरल हुआ है हाँ, वो वीडियो कि बच्चों को स्क्रीन से हटाना है तो आंखों में पट्टी लगा के यहाँ पे खून निकल रहे हैं और इंजेक्शन लगा दिया तो और ये वो सब। देखो वो कितना गलत है, मैं आपको बताऊंगा। वो इतना वायरल हुआ और बहुत सारे स्कूलों ने किया, बहुत गलत है। और इसका
ये इससे ये समझ आता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी की और ब्रेन की नॉलेज ही नहीं है। स्कूल में टीचर्स को नॉलेज ही नहीं है कि ब्रेन कैसे काम करता है। अब आप मुझे ये बताओ, जो टीचर आंखों पे पट्टी बांध के आई, उसने बोला कि मेरी आंखें खराब हो गई, अब वही टीचर 2 दिन बाद क्लास में पढ़ा रही है, क्या बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इनकी आंखें खराब थी, ठीक कैसे हो गई? तो बच्चा क्या सोचेगा, ये सारे लोग मिलके हमसे झूठ बोल रहे हैं। अब टीचर्स झूठे प्रूव हो गए। अगर आज नहीं सोचेगा तो 1 साल बाद तो उसे क्लियर हो जाएगा कि ये सारे झूठे थे। यानी कि आप एक मंदिर को, जहाँ पे मंदिर में टीचर भगवान का रूप होता है, उनको झूठा प्रूव कर रहे हो बच्चों के सामने, और एक झूठ के थ्रू उनको टेक्नोलॉजी से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। टेक्नोलॉजी से दूर करना कितना सही है? मतलब बच्चे टेक्नोलॉजी के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको उन्हें एजुकेशन पे शिफ्ट करना है, एंटरटेनमेंट से हटाना है। स्क्रीन टाइम रखो, लिमिटेड रखो, बाउंड्रीज डिसाइड करो और उन्हें बताओ क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। बिल्कुल। अब पेरेंट्स को खुद नहीं पता है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो खुद एंटरटेनमेंट देखते हैं। 95% ऑडियंस ऐसी है जो एंटरटेनमेंट देख रही है, 5% ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो आप बच्चे को समझाओ, बच्चा यूट्यूब से देख के भी ऐसी चीजें सीख सकता है कि 10 साल में करोड़पति बन सकता है। 18 साल की एज में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से सीख सीख के ही महीने के 4-4 5-5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अपनी उन्होंने पूरा बिजनेस सेटअप कर दिया है। यानी कि आपको बच्चे को सिखाना है कि बेटा इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं, आपको इंफॉर्मेशन पे शिफ्ट होना है एंटरटेनमेंट से। और बच्चे को दिखाओ, आप आधा घंटा दिखाओ, डेली दिखाओ, जरूरी है। सीखेगा कैसे नहीं तो बच्चा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे, झूठ बोलोगे, तो बच्चा अच्छी चीजें भी नहीं सीख पाएगा। आजकल एआई का जमाना है, टाइम बहुत आगे बढ़ गया है। जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन से अपने बच्चे को दूर करेंगे, वो उसी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले जमाने में। लेकिन आपको इंटरटेनमेंट से इंफॉर्मेशन की तरह शिफ्ट करना है, को वॉच करना है, बच्चे के साथ बैठना है, क्या देख रहा है बच्चा। बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखते भी हैं देख के। और टाइम लिमिट डिसाइड करना है कि आपको इतने ही घंटे देखना है तो इतने ही घंटे देखना है, आधा घंटा देखना है तो आधा घंटा देखना है, 1 घंटा देखना है तो। और बच्चे मानेंगे जब आप वो बाउंड्रीज को प्यार से फॉलो कराओगे और स्ट्रिक्ट रहोगे कि ये है तो यही है। तो बच्चे अगर 1 दिन में नहीं मानेंगे तो 10 दिन में मानेंगे, 20 दिन में मानेंगे, लेकिन 1 महीने में तो पक्का फॉलो करेंगे। लेकिन इस तरीके के अंधविश्वास से बच्चे को दूर रखना है और झूठ से बच्चों को दूर रखना है, वो बहुत गलत है। एंड वो कितना इम्पोर्टेंट है कि आजकल के पेरेंट्स आर मच मोर इनटू के 10 में से 10 ही आने चाहिए। ठीक है, 9.5 आ गए तो 0.5 कहाँ कटे हैं अभी और उस पे वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। इवन मेरी डॉटर जो है, ठीक है, वो 1st स्टैंडर्ड में है। ठीक है, मैंने हमारे पेरेंटिंग ग्रुप्स में, मतलब हमारा जो स्कूल का पेरेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी देखा है, अरे इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। आज ये वाला काम हुआ था, ये करा नहीं मेरे बेटे ने, इसको ऐसे करना था, उसको वैसे करना था, मेरा बच्चा 1st आया है, वो बूस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, मेरे बच्चे को मतलब इसमें सर्टिफिकेट मिला है और ये हुआ है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है यार, मतलब आई एम फाइन, नहीं भी कर रही ना कुछ, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, मैं ठीक हूँ। आजकल ना कंपटीशन बच्चों में नहीं है ना, पेरेंट्स में पेरेंट्स फोमो हो में। जाता है। और पेरेंट्स में किस तरीके से, आप जैसे ही अपनी सोसाइटी में घर से बाहर निकलोगे तो आपसे कोई मिलेगा, अच्छा आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, कितने हाँ, साल का, अच्छा आपके बच्चे ने ये सीख लिया, अरे मेरे बच्चे ने तो ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी करता है, वो मेरा भी बच्चा तो करता ये भी है। करता है मेरा। तो वो प्रेशर आया पेरेंट्स के ऊपर और वो प्रेशर आके निकाला बच्चे के ऊपर। लेकिन देखो, हमें समझना पड़ेगा। अभी आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कि रिसेंटली एक नीट टॉपर ने सुसाइड किया। तो एक टॉपर जिसने नीट टॉपर किया ऑल इंडिया, आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि उसे सुसाइड करना पड़ा? 3-4 चीजें हैं जो यहाँ पे हर एक पेरेंट को समझनी होगी। हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, हमारा बच्चा स्कूल में कितना स्कोर कर रहा है, उस वो आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि बच्चे का आईक्यू कितना है। लेकिन क्या अकेले आईक्यू से आपका बच्चा सफल हो जाएगा? रियल लाइफ में सफल होने के लिए आपके कितने मार्क्स आए हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता, करता है। लेकिन अगर आपके बच्चे के 99 आ रहे हैं और दूसरे के 80 आ रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा रियल लाइफ में ज्यादा सफल होगा, 80 वाला नहीं होगा। हो सकता है 80 वाला आपके बच्चे से बहुत ज्यादा सफल हो जाए। उसके और कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि EQ, इमोशनल कोशेंट, AQ, एडेप्टेबिलिटी कोशेंट। कोविड के टाइम में बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऐसे थे जो नीचे चले गए, खत्म हो गए। लेकिन उसी टाइम बहुत सारे लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपने बिजनेस खड़े कर दिए। बिल्कुल। तो जिनका AQ अच्छा था, एडेप्टेबिलिटी कोशेंट, यानी कि हर एक सिचुएशन में आप जाके कैसे अडेप्ट कर पाते हो,
नए चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हो, नई चीजें कैसे सीख सकते हो, गिव अप नहीं करना है। एक बच्चा अगर कॉलेज में गया है, यहाँ पे बैठा हुआ है और वो टॉपर है, और दूसरा बच्चा आया है जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो टॉपर नहीं है, राइट। दोनों ने साथ में कॉलेज स्टार्ट किया है, लेकिन ये बच्चा जो कंसिस्टेंट है, डेली आधा घंटा दे रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली दे रहा है, 4 साल बाद अगर ये बच्चा यहाँ है तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। बेशक इसके 99 थे और इसके 60 थे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और जैसे नीट का ही अभी आपने एग्जाम्पल दिया, उसने टॉप तो करा बट बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन नहीं अच्छा था या उसने सुसाइड कर लिया, बिल्कुल, उसमें मतलब मैं कहूँगी लॉस किसका हुआ? सबसे ज्यादा लॉस ही पेरेंट का हुआ है, पेरेंट का हुआ, सोसाइटी का हुआ। सोसाइटी का हुआ। बिल्कुल। बिल्कुल। एक बच्चा 20 साल की एज तक, हम पेरेंट हैं, हमें पता है एक बच्चा जब बड़ा होता है तो कितना अटैचमेंट होता है उसके राइट। साथ। और वो बच्चा अगर 20 साल के बाद, 25 साल के बाद इस तरीके का कदम उठा ले, तो कहीं ना कहीं हम फेल हुए हैं एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी हम फेल हुए हैं। बिल्कुल। गलती हमारी है, हम बच्चे को नहीं समझ पाए। तो और ऐसा सिर्फ हम एक नंबर नहीं है, बिल्कुल, हाँ बहुत आप है। इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको हजारों केस मिल जाएंगे। कोटा के कितने केसेस आते हैं बिल्कुल। सुनने में। एंड ये हम कैसे मतलब मेक श्योर करें कि हम बच्चों पे प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा प्रेशर तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी देती हूँ अपनी डॉटर को कि देखो, होमवर्क कर लो कर लो सबसे कर लो। पहले तो हमें ये समझना है कि एज ए पेरेंट हमें प्रेशर नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमें शांत रहना, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम खुद सोसाइटी पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है, मेरी फ्रेंड का बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बाकी लोगों का बच्चा क्या कर रहा है। मैं अपनी फैमिली का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मेरे भाई के बेटे के 10th में 95% आए थे, एंड फैमिली बहुत सब लोग खुश थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि फ्रेंड के बच्चे के 97% आए हैं, तो उसको रूम में बुला के डांट दिया गया। और वो चीज़ अभी तक, वो 12th कर चुका है, उसके ब्रेन में है कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ और किसी पड़ोसी के या किसी रिश्तेदार के या किसी दोस्त के बच्चे ने मुझसे अच्छा कर लिया तो मुझे डांट ही पड़ने वाली है। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ मतलब को भूल जाना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल अलग है, आपके बच्चे की जर्नी अलग है, दूसरे बच्चों की जर्नी अलग है। और अगर आज आपके बच्चे के 80% आ रहे हैं, दूसरे के 99 आ रहे हैं, तो इससे ये नहीं डिसाइड हो जाता कि आपका बच्चा रियल लाइफ में फेल हो गया बिल्कुल। या उससे पीछे रह गया है। मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आपने नहीं पूछा मेरे कितने परसेंटेज आए, मैंने आपसे नहीं पूछा आपके 10th में कितने परसेंटेज आए थे। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिनके 50% मार्क्स ही थे 10th-12th में, हाँ। जो आजकल किसी के नहीं आते हैं। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे को ये फील कराना है कि बच्चा, गलती अगर आपसे होती है, देखो गलती सब करते हैं, गलती हम भी करते हैं, गलती आप भी करते हैं, गलती बच्चे भी करते हैं, और बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अगर बच्चा पहली बार चलना स्टार्ट करे और वो गिरता है और हम उसे उठाएं ना, उसका हाथ ना पकड़ें, उंगली ना पकड़ें, तो क्या वो चलना सीखेगा? बिल्कुल। हम उसे बोलें कि तुम तो गलती कर रहे हो, तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो, तुम चल नहीं सकते, तुम चलने लायक ही नहीं हो। बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है, वो गिर राइट। जाए, हम उससे बोले तुमसे साइकिल नहीं चलेगी, तुम मत चलाओ, तुम उससे साइकिल चलाने जिंदगी के भर लायक नहीं नहीं हो। चलेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हमारे बच्चे ने कोई गलती की, डेवलपिंग ब्रेन है, गलती करेगा ही करेगा। तो हमें क्या करना है बेटा, गलती करना लाइफ का पार्ट है, राइट। हमें गलतियों से सीखना है, लेकिन सेम गलती को रिपीट ना करें। या हम इससे कैसे एक लेसन ले सकते हैं कि अगली बार ये रिपीट ना हो, हम सेम गलती रिपीट ना करें। यानी कि उस गलती से पॉजिटिव क्या निकल सकता है, उसके बारे में बैठ के बच्चे से बात करनी होगी, डिस्कशन करना होगा, और बच्चे को समझाना होगा कि बेटा गलती करना नॉर्मल है, गलती करके ही इंसान सीखता है। अब जब आप बच्चे से इस तरीके से बात कर रहे हो, तो जब बच्चा गलती करेगा घर से बाहर, तो वो आपसे आके बता पाएगा कि मैंने ये गलती की है। और आप बच्चे को बोलो कि बेटा अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आप मुझे आके बताओगे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो बच्चे के ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि मेरा साथ कोई दे या ना दे, मेरी मम्मी या पापा में से कोई ऐसा इंसान है, दोनों में से किसी एक को ऐसा बनना है, दोनों को नहीं, कि जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, जो मुझे समझाएगा कि मैं यहाँ से आगे कैसे निकलूं। लेकिन जब हम बच्चे को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बच्चा ऐसा तो नहीं है कि गलती करना बंद कर देगा, वो गलती करेगा लेकिन आपसे छुपाएगा। बताएगा किससे? बाहर वालों से बताएगा। फिर बाहर वाले उस चीज का गलत फायदा उठाएंगे, फिर हमारा बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगा,
तब भी आपको नहीं बता पाएगा। वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, हो सकता है डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है बाहर के लोग उसे एक्सप्लॉइट करें। आजकल सोशल मीडिया पे इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग कि पैसे मांगते हैं, आपका वीडियो बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हाँ वो चीज़ एआई का ज़माना है, आपका फेस यूज करेंगे और कुछ भी हो सकता है। तो कल को अगर आके आपका बच्चा कुछ ऐसा आपसे बता रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपको उसे मान लेना है और मान बच्चे का लेना साथ है, देना है। बिल्कुल। ये नहीं कि आप बच्चे को ही दोष देने लग जाओ कि नहीं तुम गलत हो। आजकल टाइम बहुत आगे बढ़ गया आई थिंक ये सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के है। बिल्कुल, केसेस में भी ऐसे ही बहुत होता ज़्यादा है चल रहा है। कि बच्चे पेरेंट्स को हिंट देते हैं बिल्कुल कि मैं को इस अंकल से नहीं मिलना है या बिल्कुल मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ, बट पेरेंट्स मानते ही नहीं है बात, तब भी जबरदस्ती करते हैं। एंड या फिर तब भी उनको उन्हीं के घर लेकर जाते हैं, तब भी रिलेटिव्स को बोलते हैं जाओ आप मिलो, हग करो अंकल को, किस देखो, करो अंकल को। बच्चे तो बच्चे बच्चों से मतलब थोड़ी बड़ी बच्चियां 15 साल 17 साल 18 साल, उन्हीं की फैमिली में किसी बड़े इंसान ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया है, 40 साल का। हम्म। मेरे सामने एक केस आया था। अब वो उनके एकदम इमीडिएट रिलेटिव थे। बच्ची ने अपनी मम्मी को बताया राइट। कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि किसी को बताना नहीं है, ठीक है, और कुछ बोलना नहीं है। अब वो मेरे पास आई, सेशन काउंसलिंग सेशन लिए 3-4। उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और वो लोग इतने क्लोज रहते थे कि उसी फैमिली के साथ आना जाना है, वहीं पे रहना है और साथ में टाइम स्पेंड करना है। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो और सामने से कोई गलती कर रहा है और आप उसे नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर आप कैसे पेरेंट हो? आप अपने बच्चे को ही बोल रहे हो कि शांत रहना है, चुप रहना है, किसी से बताना नहीं है। और ये एक केस में नहीं होता है, हमारे देश में मैक्सिमम केसेस में मैक्सिमम यही केसेस होता में है। यही। क्योंकि बाहर वाले एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, घर वाले ही करते हैं। और घर वाले जब करते हैं और बच्चा बताने की कोशिश करता है, तो बच्चे को चुप करा दिया जाता है। तो बहुत गलत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे की धीरे धीरे मेंटल हेल्थ खराब होती चली जाएगी। फिर घर से बाहर भी अगर उसके साथ कुछ ऐसा होगा, तो उसे पता है कि मेरे घर वाले साथ नहीं देने वाले। हम्म। एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा था। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ जब वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, गांव में रहते थे, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉइट हुआ था जो लोग करते थे। और वो चीज़ कभी अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाए। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे आईपीएस बनना है, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और आज वो आईपीएस हैं। और मुझे पता है कि जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होगी, वो एटलीस्ट बच्चियों का ध्यान रख रही होंगी। और पर आई थिंक ये केसेस सर बहुत कम होंगे। ज़्यादातर तो मैंने भी बहुत रिसर्चेस देखी हैं, केसेस पढ़े हैं जिसमें उल्टा ही होता है कि वो आज तक चाइल्डहुड ट्रॉमा से मतलब बाहर नहीं आ पाते। बाहर नहीं आ पाते हैं बच्चे। आज तक थेरेपीज लेना स्टार्ट कर दिया है, डिप्रेशन में है, बिकॉज कुछ गलत उनके साथ तब हुआ था, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा, पेरेंट्स को बिल्कुल। छोड़ चुके हैं। ये कितने सारे केसेस हैं। आई थिंक अगर आप इसको समराइज करना चाहें तो पेरेंटिंग को आप कैसे करेंगे? देखो, अगर आपका बच्चा आपसे कुछ बता रहा है, तो उसमें उसकी गलती मत निकालो। उसका रूट कॉज पता करने की कोशिश करो और वहाँ से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। और अपने बच्चे का साथ दो। वो बचपन बहुत में इम्पोर्टेंट। बच्चे के साथ खड़े रहो। बच्चे को ये मैसेज जाना चाहिए, चाहे मेरा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो कल को अगर बच्चे के साथ कुछ जरा सा गलत होता है, तो वो आप पे भरोसा कर पाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार उसका साथ नहीं दिया, तो उसका भरोसा टूट जाएगा। और अगर हम अपने बच्चे का साथ नहीं देंगे, तो कौन देगा? वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? और अगर बचपन में वो ट्रॉमा कोई उसे मिल जाता है, और प्रॉब्लम ये भी है कि पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ सही नहीं है, और जिसकी खुद की मेंटल हेल्थ सही नहीं है, वो अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे ही नहीं सकता। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब भी आप एक बच्चा प्लान करते हो, तो आपको सोचना है कि क्या मैं इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली रेडी हूँ बच्चे के लिए। ये नहीं कि बच्चा पैदा कर दिया, आ गया इस दुनिया में, तो अपने आप पल जाएगा। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बच्चे को बड़ा करना। देखो, बच्चा पालना और अच्छा इंसान बनाना, दोनों में जमीन आसमान का आसमान अंतर का है। डिफरेंस, आई एग्री। जो बच्चा अपने आप बढ़ के पैदा हो रहा है ना, उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, तो पहले आपको खुद अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप खुद अच्छे इंसान नहीं हो, तो आप बच्चे को क्या सिखा पाओगे? उसके लिए आपको पहले खुद अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है, खुद खुश रहना है। अगर आप खुश नहीं हो, बच्चे के अंदर मिरर न्यूरॉन्स हैं, अगर कोई मदर कॉन्फिडेंट नहीं है, और
जो भी उसे बोला जा रहा है वो चुपचाप सहे जा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, धीरे धीरे बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले खुद अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करना होगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाओ, आप बोलो, तो बच्चे सीखेंगे कि अपने लिए आवाज उठाना चाहिए। घर से ही बच्चा सीख रहा है। लेकिन अगर बच्चा ये देख रहा है कि मम्मी के साथ गलत हो रहा है, मम्मी चुपचाप सह रही है, तो कल को बच्चे के साथ भी कुछ गलत होगा तो वो भी चुपचाप ही सहेगा। फिर आप बच्चे के साथ खड़े रहो। बच्चा अगर गलती करता है तब भी बच्चे को उस गलती से कुछ सिखाने की कोशिश करो। और बच्चे को ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि चाहे दुनिया में कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मेरी मम्मी या पापा में से एक ऐसा इंसान है कि मैं कुछ भी करूं वो मुझे समझेंगे और मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। बच्चा देखो गलती करेगा, आप उसे डांटोगे पीटोगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती नहीं करेगा, वो गलती तब भी करेगा, लेकिन आपसे बताएगा नहीं, आपसे छुपाएगा, और कल को प्रॉब्लम हो सकती है। और मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है उन पेरेंट्स पे जो अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, या जिनके बच्चे अपने पेरेंट्स से बताने में डरते हैं। बताने में डरते, कनेक्शन नहीं बनाया ना कनेक्शन नहीं शुरू से। बनाया। यस, वो इमोशनल बॉन्ड ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है पेरेंट्स को बताने का। आई थिंक ये सबसे बड़ा टेक है इस सेशन से, बिल्कुल। कि पेरेंट्स को कनेक्शन बनाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के साथ बॉन्ड करना है। बिल्कुल। अगर आप बॉन्ड करोगे तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी स्मूथ। यस। उसमें मतलब किसी भी पार्ट में, ना टैंट्रम्स में, ना जिद में, मतलब किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ यू आर मेंटेनिंग देखो, अ गुड कनेक्शन हर एक कनेक्शन। रिलेशनशिप की फाउंडेशन होता है। चाहे एग्री, वो रिलेशनशिप बच्चे के बच्चे साथ के हो, साथ चाहे हो, हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे आपके ऑफिस में कलीग का हो, जब तक आपका कनेक्शन नहीं है तब तक आपका रिलेशन कमजोर रहने ही वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पिलर्स भी फाउंडेशन पे ही रखे जाने वाले हैं। तो फाउंडेशन अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको कनेक्शन पे करना है। और कनेक्शन हर जगह काम करता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी करता है और बच्चों के साथ भी करता है। I think it's very, very important. Thank you so much, sir. Such an enlightening session. थैंक यू। Really, really thank you. थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। Yeah.